कहानी का आगाज किम्बरली नामी एक मशहूर लड़की से होता है जो अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ी और सुनसान रास्तों पर तेजी से भागी जा रही है। किम्बरली एक खुद पसंद सेलिब्रिटी है जो हमेशा लेट होती है और किसी की परवाह नहीं करती। आज वह एक रियलिटी टेलीविजन शो में शिरकत के लिए जा रही है जो सर्वाइवर जैसा शो है, जहाँ लोग मुकाबला करके इनाम जीतते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पहाड़ों के बीच वह रास्ता भटक जाती है। फोन पर अपने एजेंट से लगातार शिकायतें करते हुए उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं कि उसकी जिंदगी के सिर्फ चंद लम्हे बाकी रह गए हैं। अचानक एक तेज धमाके की आवाज आती है। उसकी गाड़ी किसी इंसान से जोर से टकराती है। किम्बरली की जान निकल जाती है और वह घबराहट में ब्रेक लगाती है। गाड़ी से बाहर निकलकर कांपते हाथों से वह उस शख्स की तरफ जाती है जो सड़क पर पड़ा है। ओह माय गॉड, आप ठीक हैं? वह पूछती है। लेकिन जब वह करीब जाती है तो उसे एहसास होता है कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। यह एक बेहद बदसूरत मस्खशुदा इंसान है जिसका चेहरा एकदम विकृत है। उसकी त्वचा पर अजीब से निशान हैं और आंखें एक अलग ही तरह से चमक रही हैं। जब वह मदद के लिए झुकती है तो अचानक उस मस्खशुदा मखलूका की आंखें खुलती हैं। इससे पहले कि किम्बरली कुछ समझ पाए, यह आदमखोर उसके होठों को अपने दांतों से पकड़कर काट लेता है। किम्बरली की चीख जंगल में गूंजती है। खून की धाराएं उसके चेहरे पर बह रही हैं और वह लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है। उसके मुंह से सिर्फ दर्द भरी आवाजें निकल रही हैं। लेकिन तभी जंगल से एक और भयानक आकृति प्रकट होती है। 3 उंगलियों वाला एक खतरनाक आदमखोर जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और पूरे शरीर पर पुराने जख्मों के निशान हैं। किम्बरली के पास भागने का मौका भी नहीं मिलता। वह दहशत में चीखना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। एक ही वार में वह कुल्हाड़ी को उसके सर से लेकर नीचे तक चलाता है। उसे बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में काट देता है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। दोनों आदमखोर किम्बरली के जिस्म के अलग अलग हिस्से उठाते हैं और अंधेरे जंगल में गुम हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सीन बदलता है और हम 5 बिल्कुल अलग अलग किरदारों से मिलते हैं। पहली है नीना, जो स्याह कपड़ों में मलबूस एक गॉथ गर्ल है। उसके बाल काले रंग के हैं और वह तन्हाई पसंद करती है, लोगों से दूर रहना चाहती है और अक्सर चुप रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा उदासी का भाव है, जैसे वह किसी पुराने दर्द को छुपा रही हो। दूसरा है जेक, एक एथलेटिक और बेहद नेक दिल नौजवान जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। उसकी मुस्कुराहट सच्ची है और दिल साफ है। वह सोचता है कि इस शो में हिस्सा लेकर शायद वह अपनी जिंदगी बदल सके। तीसरा किरदार है जोन्सी, जो अपने मजाकिया अंदाज और लतीफों से हर किसी को हंसाता रहता है। वह जिंदगी को हल्के से लेता है और कभी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता। उसका मानना है कि हंसी ही जिंदगी की असली दवा है। चौथी है एलेना, जो अपनी खूबसूरती और जिस्म पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। वह जानती है कि लोग उसे देखते हैं और यही उसे पसंद है। उसने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और हर वक्त अपने लुक के बारे में सोचती रहती है। और आखिरी है एम्बर, एक सख्त जान फौजी लड़की जिसने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है। वह किसी से नहीं डरती और हर हाल में खुद को बचाना जानती है। उसके चलने का अंदाज भी एक सिपाही जैसा है। ये 5 लोग एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने आए हैं जिसका नाम है अपोक्लिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट। इस शो का थीम बेहद दिलचस्प है। दुनिया के खात्मे के बाद कैसे जिंदा रहा जाए, कौन सबसे ज्यादा समझदार है, कौन सबसे मजबूत है और कौन सबसे ज्यादा दिन तक बच सकता है। शो की मेजबानी रिटायर्ड फौजी कमांडर डेल मर्फी कर रहे हैं, जो एक सख्त मिजाज और तजुर्बेकार शख्स हैं। डेल की शख्सियत ऐसी है कि लोग उनसे डरते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। उनकी आवाज में एक कमांड है जो लोगों को फौरन सुनने पर मजबूर कर देती है। शो शुरू होने से पहले डेल सब शिरकत करने वालों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, सुनो, यहाँ से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होती है। बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होगा। यहाँ तुम सिर्फ अपने हुनर पर निर्भर रहोगे। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मदद नहीं। वह सबसे उनके मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और बाहरी दुनिया से संपर्क के तमाम जरिए ले लेते हैं। ये सब एक बड़े बैग में जमा कर दिया जाता है ताकि शो का तजुर्बा बिल्कुल हकीकी लगे। कुछ लोग घबरा जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह मना करे। जब किम्बरली नहीं पहुंचती तो शो की प्रोड्यूसर मारा, जो एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी औरत है, फैसला करती है कि वह खुद उसकी जगह मुकाबले में शामिल हो जाएगी। मारा हमेशा से कैमरे के पीछे रहती थी लेकिन आज उसे कैमरे के सामने आने का मौका मिल रहा है। मारा का बॉयफ्रेंड माइकल भी शो की टीम में काम कर रहा है। वह एक कैमरामैन है और काफी हैंडसम भी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और प्लान के मुताबिक लग रहा होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि असल हरासा करने वाला खतरा जो उनकी कल्पना से परे है अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही ग्रुप गहरे जंगल में दाखिल होता है, माहौल बदलने लगता है। पेड़ घने हो जाते हैं, सूरज की रोशनी कम हो जाती है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई चिड़िया नहीं चहकती, कोई जानवर की आवाज नहीं सुनाई देती, बस पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज। 3 उंगलियों वाला वह आदमखोर पेड़ों के साये में छुपा धैर्य से अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। उसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखें शिरकत करने वालों को देख रही हैं और उसके मुंह से लार टपक रही है। अचानक शो का एक प्रोड्यूसर जो कैमरा लगा रहा है थोड़ा पीछे रह जाता है। वह अपने काम में मशगूल है और बाकियों से अलग हो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वह आदमखोर चुपचाप उसके पीछे आता है। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आती। एक ही झटके में वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पूरी ताकत से मोड़ देता है। एक तेज क्रैक की आवाज आती है और प्रोड्यूसर की आंखें फैल जाती हैं। आवाज इतनी धीमी है कि किसी को सुनाई नहीं देती। फिर वह लाश को जंगल में घसीट ले जाता है और झाड़ियों में छुपा देता है। बाकी लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं चला कि खतरा कितना करीब है और उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जब सब लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, तभी किसी को एहसास होता है कि एक प्रोड्यूसर गायब है। लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। डेल कहते हैं कि शायद वह रास्ता भूल गया है और वापस बेस कैंप चला गया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर डेल को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। अब उस आदमखोर का निशाना बनते हैं डेल मर्फी। जब डेल अकेले एक जगह का जायजा ले रहे होते हैं और अपने नोट्स लिख रहे होते हैं, वह आदमखोर पीछे से हमला करता है।
वह डेल पर तीर चलाता है, मगर डेल तेजी से एक तरफ हटकर खुद को बचा लेता है। वह घने दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आदमखोर की तेज नजर उसे ढूंढ लेती है। अचानक आदमखोर उसके सामने आ जाता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। डेल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आदमखोर उसे बेरहमी से रस्सियों से जकड़ता है और उल्टा लटका देता है, जहां डेल बेजान सा झूलता रहता है। दूसरी तरफ मारा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगता है। जब वह जंगल में एक झाड़ी के पीछे पानी पीने के लिए जाती है तो वहां एक ऐसा मंजर देखती है जो उसका दिल तोड़ देता है। उसका बॉयफ्रेंड माइकल एलेना के साथ रोमांटिक हो रहा है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और माइकल के हाथ एलेना के जिस्म पर है। एलेना उसकी शर्ट के बटन खोल रही है। मारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गला भर आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह नहीं चाहती कि यहाँ सबके सामने तमाशा हो। गुस्से, दर्द और गम के मिले जुले जज्बात में मारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मारा नीना को ढूंढती है और कहती है, चलो मुझे यहाँ से निकलना है, हमें एक फोन ढूंढना होगा, मैं ये शो नहीं कर सकती। नीना उसकी परेशानी देखकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मारा कुछ नहीं बताती। दोनों लड़कियां जंगल में एक पुराने खंडरनुमा केबिन की तरफ चल पड़ती हैं, जो उन्हें दूर से दिखाई दिया था। केबिन देखने में बेहद डरावना लगता है। दीवारें गिरी हुई हैं और खिड़कियां टूटी हुई हैं। छत पर काई जमी हुई है और दरवाजा आधा खुला है। जब वो दोनों केबिन की खिड़की से अंदर झांकती हैं, तो जो नजारा देखती हैं वो उनकी सांसें रोक देता है। अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में एक विकृत औरत, जो इन आदमखोरों की माँ है, बिस्तर पर लेटी हुई है और बच्चे को जन्म दे रही है। उसकी चीखें और कराहें केबिन में गूंज रही हैं। उसका चेहरा पसीने से तर है और आंखें दर्द से बंद हैं। बाकी आदमखोर, बाप, भाई, बहन सब उसके इर्द गिर्द जमा हैं, जैसे यह कोई आम खुशी का मौका हो। वो सब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से माँ की तेज नजर उन दोनों लड़कियों पर पड़ जाती है। वो एक भयानक आवाज में चिल्लाती है, बाहर कोई है। आदमखोरों की बहन, जो बेहद ताकतवर और खतरनाक है, गुस्से में दरवाजे की तरफ लपकती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में कत्ल का इरादा साफ झलक रहा है। एक जोरदार लात से दरवाजा टूटकर बाहर जा गिरता है। लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। मारा और नीना की तो जान ही निकल जाती है और वो जान बचाने के लिए जंगल में भागना शुरू कर देती हैं। उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे हैं कि लगता है सीना फट जाएगा। जंगल में अंधेरा है। पेड़ों की शाखें उनके चेहरों और हाथों को खरोंच रही हैं। कपड़े फट रहे हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। उनके पीछे आदमखोरों की खौफनाक आवाजें गूंज रही हैं, जानवरों जैसी चीखें और गुर्राहटें। आदमखोरों की बहन तेजी से उनका पीछा कर रही है। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि लगता है सीना फट जाएगा। तभी अचानक उनमें सबसे बड़ा आदमखोर, जो उन सबका बाप है, सामने आ जाता है। वह करीब 7 फीट लंबा है और उसका जिस्म किसी चट्टान की मानिंद है। उसके हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी है जिस पर पुराने खून के निशान है। मारा चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। आदमखोर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी हवा में घूमती हुई, सनसनाती हुई सीधी मारा के सर में जा लगती है। एक सेकंड के लिए मारा की आंखें फैल जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वह आगे की तरफ गिर जाती है। वह मौके पर ही मर जाती है। खून का फव्वारा निकलता है। नीना अपनी दोस्त को इस हाल में देखती है और जल्दी से पास की मोटी झाड़ियों में छुप जाती है। वह अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लेती है ताकि कोई आवाज न निकले। नीना की सांसें रुकी हुई हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आंखों में खौफ के आंसू बह रहे हैं। आदमखोर उसे ढूंढने के लिए झाड़ियों में देखता है। उसकी सांसों की बदबू नीना तक पहुंच रही है। वह इतना करीब है कि नीना उसकी सांसें सुन सकती है, लेकिन किस्मत से वह उसे नहीं ढूंढ पाता। कुछ देर बाद दूसरे आदमखोर एक पुरानी झंग लगी ट्रक लेकर आते हैं। वह मारा की लाश को ट्रक के बोनेट से कसकर बांधते हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार को बांधते हैं, और शोर मचाते हुए चले जाते हैं। उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। नीना कई मिनट तक वहीं पड़ी रहती है, हिलती नहीं, सांस भी धीरे से लेती है। जब शोर बिल्कुल दूर चला जाता है तब वह धीरे से उठती है। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हैं, चेहरे पर खरोंचे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन वह जिंदा है। अब उसका सिर्फ एक मकसद है, बाकी लोगों को ढूंढना और उन्हें बताना कि यहाँ क्या हो रहा है। वह सोचती है कि अगर मैंने सबको नहीं बताया तो सब मारे जाएंगे। इसी दौरान झील के किनारे एक और खौफनाक वाकया रूनुमा हो रहा होता है। माइकल, जो अभी भी अपने धोखे से बेखबर है, वापस आरवी की तरफ चला जाता है। वह सोच रहा है कि मारा को पता नहीं चला होगा। एलेना, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर करती है, फैसला करती है कि वह थोड़ी देर झील के किनारे धूप सेंक ले। वह अपनी बिकिनी में लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है, सन ब्लॉक लगाती है, बिल्कुल बेखबर की मौत उसे देख रही है। झाड़ियों में छुपा एक आदमखोर एलेना के खूबसूरत जिस्म को देख रहा है और गलत हरकत कर रहा है। उसकी आंखें एक अजीब से जुनून से भरी हुई हैं। तभी उस आदमखोर की बहन वहां पहुंचती है। जब वह अपने आदमखोर भाई को, एलेना को इस तरह देखते हुए पाती है तो हसद और गुस्से में आग बगुला हो जाती है। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई देती है। वह जोर से उसे धक्का देती है। आदमखोर गिरता है और गिरते गिरते पास रखे अलार्म को चालू कर देता है। अलार्म की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। एलेना आवाज सुनकर घबरा कर उठती है। कौन है वहाँ? वह पुकारती है। जवाब में आदमखोर की बहन झाड़ियों से बाहर निकलती है, एक भयानक मस्खशुदा औरत जिसके हाथ में एक बड़ा चाकू चमक रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। एलेना की चीख निकलती है और वह पीछे हटती है, लेकिन पैर पत्थर पर फिसल जाता है और वह झील में गिर जाती है। पानी ठंडा है और एलेना हांफने लगती है। आदमखोर की बहन बिना एक सेकंड गंवाए पानी में कूद जाती है। एलेना तैरने की कोशिश करती है। वह अच्छी तैराक है, लेकिन आदमखोर की बहन बहुत ताकतवर है और उसे पकड़ लेती है। फिर शुरू होता है एक भयानक सिलसिला। आदमखोर की बहन बार बार चाकू से एलेना की पीठ पर वार करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पानी आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगता है। एलेना की चीखें कमजोर पड़ती जाती हैं और आखिरकार खामोश हो जाती हैं। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मगर उनमें अब कोई जिंदगी बाकी नहीं रहती। आदमखोर लड़की उस वक्त रुकती है जब दूसरा आदमखोर झाड़ियों से निकलता है। खून
में लथड़े पानी में एलेना की लाश तैर रही होती है और दोनों आदमखोर एक दूसरे को बोसा देने लगते हैं। मोहब्बत का अजीब और डरावना इज़हार। माइकल, जो इस सबसे बेखबर है, आरवी के पास अपना कैमरा सेट कर रहा होता है। अचानक उसे कुछ आहट सुनाई देती है। एलेना, वो पुकारता है, क्या तुम वापस आ गई हो? लेकिन जवाब में एक तीर आकर सीधा उसके कंधे में लगता है। वह दर्द से चीख उठता है और घुटनों के बल गिर जाता है। उसके कपड़े खून से भर जाते हैं। आदमखोर उसे पकड़कर घसीटते हुए अपने घर ले जाते हैं। रास्ते में माइकल बेहोश हो जाता है। वहां उनके खौफनाक ठिकाने पर, जो एक पुरानी चक्की में कायम है, माइकल पर नाकाबिले तसव्वुर जुल्म ढाया जाता है। पहले उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, फिर सबसे बड़ा आदमखोर एक चाकू लेकर आता है और आहिस्ता आहिस्ता माइकल की उंगलियां काटना शुरू कर देता है। माइकल की चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। आखिरकार जब वह मौत के करीब होता है, एक बड़ी कुल्हाड़ी के वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। इधर वह आदमखोर डेल को एक अंधेरे कमरे में लटका कर रखता है और उस पर तशद्दुद करता है। मगर डेल कोई आम आदमी नहीं, वह एक तजुर्बेकार फौजी है जिसने कई जंगों में हिस्सा लिया है। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही आदमखोर जरा सा लापरवाह होता है, डेल खुद को आजाद कर लेता है। उसकी कलाइयां जख्मी हो चुकी होती हैं, मगर वह परवाह नहीं करता। एक झटके में वह पास पड़ी शॉटगन उठाता है और आदमखोर पर फायर कर देता है। गोली उसके सीने में लगती है। अगरचे वह खूनखार आदमखोर इतनी आसानी से नहीं मरता, मगर डेल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। अब एम्बर, जोन्सी और जैक, जो अभी तक जिंदा हैं, जंगल में भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बारबेक्यू की खुशबू आ रही होती है। भूख ने उन्हें इस कदर बेकाबू कर दिया होता है कि वह बगैर सोचे समझे गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। गोश्त अच्छी तरह पका हुआ और जायकेदार होता है, मगर कुछ अजीब सा भी महसूस होता है। इतने में नीना दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका होता है, बाल बिखरे हुए और आंखें फैली हुई होती हैं। भागो, वह चीखती है, यहाँ कुछ बहुत गलत है। वह हांफते हुए मारा के कत्ल की दास्तान सुनाती है और बताती है कि किस तरह उसका सर काट दिया गया। जोन्सी, जो अब भी गोश्त का एक टुकड़ा हाथ में थामे होता है, उसे गौर से देखता है। अचानक उसकी नजर एक निशान पर पड़ती है, सांप का टैटू। उसका दिल जोर से धड़क उठता है। यह कंबरली का टैटू है, वह चीखता है। हम इंसान का गोश्त खा रहे हैं। सबकी तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। वह कहे करने लगते हैं और फिर बगैर कुछ सोचे वहां से भाग खड़े होते हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। आदमखोरों को मालूम हो चुका होता है कि नए शिकार यहाँ मौजूद हैं। डेल जख्मी और थका हुआ भागते भागते एक और केबिन तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, एक आम सा नजर आने वाला इंसान। डेल को उम्मीद बनती है कि शायद ये शख्स मदद कर सके। सुनिए, डेल कहता है, यहाँ कुछ आदमखोर हैं जो सबको मार रहे हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराता है। मुझे पता है, वह कहता है, वह मेरे बच्चे हैं। डेल को हौलनाक सच्चाई का एहसास होता है। ये बूढ़ा आदमी उन तमाम आदमखोरों का बाप है। हालांकि यह खुद आदमखोर नहीं हुआ, लेकिन इसने अपनी बीवी और बच्चों को वह जहरीला खाना खिलाया जिससे वह आदमखोर हो गए। डेल को अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर लड़ना पड़ता है। एक खूनी कशमकश के बाद, जो कई मिनट तक चलती है, वह बूढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन खुशी का यह लम्हा ज्यादा देर नहीं रहता। एम्बर और जोन्सी जंगल में रास्ता ढूंढ रहे हैं जब अचानक हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगती है। एम्बर, जो एक तजुर्बेकार फौजी है, कुछ तीरों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक तीर उसके सीने में लग जाता है। लेकिन भागते हुए वह रस्सी के जाल में फंस जाते हैं और हवा में उल्टा लटक जाते हैं। आदमखोर उनके सर में तीर मारते हैं। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। नीना और जेक अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। भागते भागते एक पुराना घर में पहुंचते हैं। पुराना घर देखने में बेहद पुराना और डरावना लगता है। अंदर जाने पर उन्हें दर्जनों गाड़ियां मिलती हैं, सब चोरी शुदा, सब खाली। ये पिछले शिकारों की गाड़ियां हैं जिन्हें आदमखोरों ने यहाँ जमा किया है। नीना और जेक को अंदाजा हो जाता है कि कितने बेगुनाह लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, जेक कहता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सकें, आदमखोर उन्हें घेर लेते हैं। दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमखोर ज्यादा ताकतवर हैं। आखिरकार दोनों को पकड़ लिया जाता है और आदमखोरों के घर ले जाया जाता है। आदमखोरों का घर देखने में किसी डरावने ख्वाब जैसा है। दीवारों पर इंसानी हड्डियां लटकी हुई हैं, हर तरफ खून के धब्बे हैं और बदबू इतनी भयानक है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नीना को खाने की मेज पर जोर से बांध दिया जाता है। आदमखोर एक प्लेट में इंसानी गोश्त रखकर उसके सामने लाते हैं। वो उसको खाने को कहते हैं। नीना मुंह बंद रखती है, रोती है, चीखती है, लेकिन आदमखोर जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर गोश्त ठूंसते हैं। यह सबसे भयानक तजुर्बा है जो उसने कभी महसूस किया है। तभी डेल, जो जख्मी है लेकिन अभी तक जिंदा है और गुस्से से भरा हुआ है, आदमखोरों के इहाते में धमाके के साथ दाखिल होता है। उसके हाथ में हथियार हैं और आंखों में बदले की आग है। छोड़ो उन्हें, वह गरजता है। एक खूनी जंग शुरू हो जाती है। डेल जंगजू की तरह लड़ता है और एक एक करके कई आदमखोरों को मार गिराता है। लेकिन आदमखोरों का बाप, जो सबसे ताकतवर है, एक जाल लगाता है। कांटेदार तारों की एक रील डेल के गले में लिपट जाती है और टाइट हो जाती है। डेल अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तार मजीद टाइट हो जाती है। उसकी आखिरी सांस में भी गुस्सा और जंगजू की रूह नजर आती है। वह एक आखिरी बार मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि कम से कम उसने हार नहीं मानी, और फिर गिर जाता है। नीना अपनी ताकत जमा करके अपनी रस्सियां तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वह भागती है, लेकिन तभी उसे जेक की चीख सुनाई देती है। जेक एक कमरे में फंसा हुआ है जहां एक बहुत बड़ी खौफनाक गोश्त पीसने की मशीन रखी है। मशीन के अंदर हड्डियों के टुकड़े और खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा आदमखोर वहां आता है और जेक पर हमला कर देता है। नीना को एक फैसला करना पड़ता है। वह भाग सकती है और अपनी जान बचा सकती है, या वापस जाकर जेक की मदद कर सकती है। कुछ लम्हों के लिए वह रुकती है, फिर अपने दिल की सुनती है। नहीं, वह कहती है, मैं किसी और को नहीं मरने दूंगी। वह वापस घर में जाती है। नीना और जेक अब एक टीम की तरह काम करते हैं। जेक बड़े आदमखोर को मशगूल रखता है, जबकि नीना एक भारी लोहे की रॉड उठाती है। सही मौका पाकर वह बड़े आदमखोर के सर पर वार करती है। बड़ा आदमखोर लड़खड़ा जाता है। जेक और नीना मिलकर उसे धक्का देते हैं और वह उस खौफनाक गोश्त की मशीन में जा गिरता है। मशीन चल पड़ती है। बड़े आदमखोर की चीखें पूरे घर में गूंजती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मद्दम पड़ जाती है।
जाती हैं। बाकी आदमखोर भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन नीना और जेक एक एक करके सबको उसी मशीन में धकेल देते हैं। आखिरकार खामोशी छा जाती है। नीना और जेक खून और गंदगी से लथपथ बाहर निकलते हैं। उन्हें किम्बरली की स्पोर्ट्स कार मिलती है। चाबी अब भी इग्निशन में लगी होती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और तेजी से उस मनहूस जगह से दूर निकल जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि सदमा, दर्द और थकान होती है। वह जानते हैं कि यह तजुर्बा उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका है। रातों को उन्हें डरावने ख्वाब आएंगे और शायद वह कभी मामूल की जिंदगी न जी सके। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब नीना और जेक समझते हैं कि वह महफूज हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है, कैमरा आहिस्ता आहिस्ता वापस उस जगह की तरफ जाता है जहां आदमखोरों का घर था। वहां एक अंधेरे कमरे में 3 उंगलियों वाला आदमखोर बैठा हुआ है। हाँ दोस्तों, वह अब भी जिंदा है। डेल की गोली उसे मार नहीं सकी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है, वही बच्चा जो केबिन में पैदा हुआ था। उस आदमखोर की आंखों में अजीब सा प्यार और इत्मीनान झलक रहा होता है। वह जानता है कि एक नई नस्ल शुरू हो चुकी है। उसका खानदान आगे बढ़ेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खौफनाक भीषण हंसी गूंजने लगती है। ये हंसी पूरे घर में फैलती है, फिर जंगल में दूर तक सुनाई देती है। ये हंसी सुनने वालों को याद दिलाती रहती है कि बुराई खत्म नहीं हुई। एक नई नस्ल जन्म ले चुकी है। एक नया आदमखोर जो बड़ा होगा, ताकतवर बनेगा और अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलेगा। वह भी शिकार करेगा, मारेगा और खून बहाएगा। ये थी दोस्तों उस खौफनाक जंगल की मुकम्मल दास्तान। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।